गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक कृतिका का तृतीय अध्याय रीढ़ की हड्डी, जो जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया है। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म 1917 में हुआ तथा इनका निधन 1978 में हुआ। सुपरिचित नाटककार जगदीश चंद्र माथुर का जन्म खुर्जा उत्तर प्रदेश में हुआ और शिक्षा इलाहाबाद से हुई। बचपन से ही नाटकों में रुचि होने के कारण स्कूल कॉलेज के सांस्कृतिक उत्सवों में नाट्य लेखन, निर्देशन और अभिनय करते रहे। आगे चलकर यही शौक सृजन में परिणित हो गया। जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों में विविधता है। ऐतिहासिक नाटकों के साथ साथ उन्होंने सामाजिक समस्याओं से जुड़े एकांकी और नाटक भी लिखे हैं। उनके कुछ व्यंग्य प्रधान एकांकी चर्चित रहे हैं। इनके द्वारा लिखित प्रमुख कृतियां हैं कोणार्क, दशरथ नंदन, शारदिया, पहला राजा, जिनके द्वारा लिखित नाटक हैं, भोर का तारा, ओ मेरे सपने, ये इनके द्वारा लिखित एकांकी संग्रह है। यहाँ पर ये जो रचना प्रस्तुत की गई है, इस रचना के माध्यम से, इस एकांकी के माध्यम से लेखक ने समाज में स्त्रियों के प्रति व्याप्त रूढ़िवादी मानसिकता पर प्रहार करते हुए स्त्रियों की शिक्षा एवं उससे उत्पन्न उनके आत्मविश्वास और साहस को दर्शाया है। यहाँ पर देखिए, उमा, और रामस्वरूप, प्रेमा, रतन आदि पात्रों का चयन किया गया है, सृजन किया गया है और इनकी पुत्री के विवाह के प्रयास यहाँ पर दिखाए गए हैं। गोपाल प्रसाद जी आते हैं अपने लड़के शंकर के साथ उमा को देखने के लिए। तब उमा स्त्रियों के प्रति जो दक्यानुसी परंपराएं हैं उनका खंडन करते हुए यहाँ पर दिखाई देती है, क्योंकि नारी कोई केवल शोभा की वस्तु नहीं है, नारी कोई दर्शनीय वस्तु नहीं है, आए और लोग पसंद करें, नापसंद करें और चले जाएं। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से इस एकांकी में उस नारी के प्रति जो सामाजिक स्थिति है उसको प्रकट करने का प्रयास जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा किया गया। प्रारंभ करते हैं हम एकांकी। यहाँ पर सबसे पहले लड़की के विवाह के लिए आने वाले लड़के वालों का आगमन जानते हुए कैसे घर की व्यवस्था की गई है उस कमरे को यहाँ पर बताया गया है। मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा है। अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नज़र आ रही है वे अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। एक तख्त को पकड़े हुए हैं, पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। तख्त लकड़ी का होता है। बाबू, अब यहाँ पर अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग कथन बताए गए हैं। बाबू, अबे धीरे धीरे चल। बाबू कौन? मालिक। अब तख्त को उधर मोड़ दे, उतर, बस बस। तब नौकर कहता है, बिछा दूँ साहब? तो बाबू रामस्वरूप बोलते हैं जरा तेज आवाज़ में, और क्या करेगा, परमात्मा के यहाँ अकल बट रही थी तो तू देर से पहुँचा था क्या? बिछा दूँ साहब? फिर पूछ रहा है, और ये पसीना किस लिए बहाया है? नौकर तख्त बिछाता है और ही करके हंसता है। बाबू, हंसता क्यों है? अबे हमने भी जवानी में कसरतें की है, कलशों से नहाता था लोटों की तरह। ये तख्त क्या चीज़ है, उसे सीधा कर, यूँ, हाँ बस। और सुन, बहू जी से दरी मांग ला इसके ऊपर बिछाने के लिए। मतलब अपने समय की स्थिति का चित्रण कर रहे हैं कि उस समय में खान पीन से कितना शरीर तक शक्तिशाली रहता था, तो अपनी बड़ाई स्वयं करते हुए दिखाई देते हैं। चद्दर भी कल जो धोबी के यहाँ से आई है वही। नौकर जाता है। बाबू रामस्वरूप इसी बीच में मेज पोश ठीक करते हैं। एक झाड़न से गुलदस्ते को तो देखिए, उस लड़के वाले के आगमन के लिए जो व्यवस्थाएं हो रही थी वो यहाँ पर बताई गई है। नौकर जाता है। बाबू साहब इस बीच में मेज पोश ठीक करते हैं। मेज पोश टेबल के ऊपर बिछा हुआ कपड़ा। एक झाड़न से गुलदस्ते को साफ करते हैं। कुर्सियों पर भी 2-4 हाथ लगाते हैं। अचानक घर की मालकिन प्रेमा आती है। गंदुमी रंग है, गंदुमी रंग यानी गेहूँ रंग है, छोटा कद है।
चेहरे और आवाज़ से जाहिर होता है कि किसी काम में वो बहुत व्यस्त है। उनके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह नौकर आ रहा है, खाली हाथ है और कहता है, बाबू साहब। बाबू साहब कौन? रामस्वरूप जी। दोनों तरफ देखने लगते हैं। तो प्रेमा कहती है कि मैं कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोती की क्या ज़रूरत पड़ गई? मतलब नौकर से मंगाई तो चद्दर थी और नौकर ने जाके क्या कहा? धोती के लिए कहा। तो प्रेमा को बड़ा बुरा लगा और प्रेमा स्वयं उस नौकर के साथ उस धोती के मांगने के लिए क्या कारण है आकर के पूछने लगी कि एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में तो रामस्वरूप धोती। रामस्वरूप आश्चर्यचकित होते हैं। प्रेमा, हाँ अभी तो बदल कर आए हो और फिर न जाने किस लिए। रामस्वरूप, लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने? तो प्रेमा क्या कहती है कि यही तो कह रहा था रतन। रतन उनके नौकर का नाम है। रामस्वरूप, क्यों बे रतन, तेरे कानों में डांट लगी है क्या? मैंने कहा था धोबी के यहाँ से जो चद्दर आई है उसे मांग ला। अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं? उल्लू कहीं का। मतलब रामस्वरूप का उस नौकर के ऊपर क्रोध प्रकट होता है कि मांगा क्या था और जाकर क्या कहा, लाने की बात क्या हुई। प्रेमा, अच्छा जा, पूजा वाली कोठरी में लकड़ी के बक्स के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं ना, उन्हीं में से एक चद्दर उठा ला। रतन, और दरी? तो प्रेमा कहती है, दरी यहीं तो रखी है कोने में, वो पड़ी तो है। तो रामस्वरूप दरी उठाते हुए, और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी उठा ला, जल्दी जा बीबी जी, अर्थात मालकिन प्रेमा के कमरे में से हारमोनियम उठाने के लिए और सितार लाने के लिए भी कहा। क्यों? क्योंकि लड़के वाले आएंगे तो हो सकता है गाना भी सुन ले, वाद्य यंत्र भी बजवा करके देख ले। जल्दी जा। रतन जाता है। पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। प्रेमा, लेकिन वो तुम्हारी लाडली तो मुंह फुलाए पड़ी हुई है। रामस्वरूप कहते हैं, मुंह फुलाए? और तुम उसकी माँ किस मर्ज की दवा हो? लड़की ने मुंह क्यों फुला रखा था? क्योंकि वो ऐसी परंपराओं के विरोध में थी, इस तरह से दिखावे के विरोध में थी। जैसे तैसे करके तो वे लोग पकड़ में आए हैं और अब तुम्हारी बेवकूफ़ी से सारी मेहनत बेकार हो जाए तो मुझे दोष मत देना। प्रेमा, तो मैं ही क्या करूं? सारे जतन करके तो हार गई। तुम्ही ने उससे पढ़ा लिखा कर इतना सिर चढ़ा रखा है कि मेरी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई के जंजाल आते नहीं। अर्थात देखिए, स्त्री की शिक्षा के विरोधी यहाँ पर दिखाई दे रही है, जबकि पुरुष पक्ष का प्रतिनिधित्व तो देखिए, प्रेमा कहती है तो मैं ही क्या करूं? सारे जतन करके तो हार गई। तुम्ही ने उसे पढ़ा लिखा कर इतना सिर चढ़ा रखा। मतलब स्त्री ही स्त्री की शिक्षा की विरोधी हो रही है, परंतु पुरुष समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला रामस्वरूप स्त्री शिक्षा का समर्थक था, इसलिए उसने अपने पुत्री को अच्छी शिक्षा दिलवाई। मेरी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई के जंजाल आते नहीं। अपना ज़माना अच्छा था, आ ई पढ़ ली, गिनती सीख ली और बहुत हुआ तो स्त्री सुबोधिनी पढ़ ली। स्त्री सुबोधिनी एक ऐसी पुस्तक है जिसमें स्त्री के चरित्र के, सामाजिक नियमों का, मर्यादा के नियमों का पूरा उल्लेख आता था। स्त्री के कार्य वगैरह सबकी जानकारी उस पुस्तक में होती थी। ऐसी बातें कि क्या तुम्हारी बीए और एमए की पढ़ाई होगी, और आजकल के तो लक्षण ही अनोखे हैं। तब रामस्वरूप मजाक करने के अंदाज में अपनी पत्नी पर व्यंग्य करता हुआ कहता है कि ग्रामोफोन बाजा होता है ना? तो प्रेमा कहती है क्यों? तो रामस्वरूप कहता है दो तरह का होता है, एक तो आदमी का बनाया हुआ, उसे एक बार चलाकर जब चाहे तब रोक लो, और दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ, रिकॉर्ड एक बार चढ़ा तो रुकने का नाम नहीं। अर्थात इनडायरेक्ट में क्या कह रहा है? वो प्रेमा को ग्रामोफोन बाजा बता रहा है जो परमात्मा के द्वारा बनाया हुआ है और जो चुप नहीं होता। तो प्रेमा कहती है हटो भी, तुम्हें ठटोली सूझती रहती है। यह तो होता नहीं कि उस अपनी उमा को राह पर लाते। अब देर ही कितनी रही है उन लोगों के आने में। तो रामस्वरूप जी कहते हैं तो क्या हुआ? प्रेमा, तुम्ही ने तो कहा था कि जरा ठीक ठाक करके नीचे लाना। आजकल तो लड़की कितनी सुंदर हो, बिना टीम टाम के भला कौन पूछता है। इसी मारे मैंने तो पाउडर वोडर उसके सामने रखा था, पर उससे तो इन चीज़ों से न जाने किस जन्म की नफरत है। यहाँ पर देखिए, स्त्री के उस पक्ष को बताया है कि सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग करके वो सुंदर बनना चाहती है, परंतु वो लड़की जिसको विवाह के लिए प्रस्तुत किया जा रहा था वो उन सौंदर्य प्रसाधनों से सुंदरता बढ़ाने में विश्वास
नहीं रखती थी, अर्थात वो दिखावे में जीवन नहीं जीना चाहती थी, वो बनावटी जीवन शैली को अपने जीवन में स्वीकार नहीं करती थी। मेरा कहना था कि आंचल में मुंह लपेट कर लेट गई और कहने लगी, भाई मैं बाज आई तुम्हारी इस लड़की से। तो रामस्वरूप कहते हैं, न जाने कैसा इसका दिमाग है, वरना आजकल की लड़कियों के सहारे तो ऑर्डर का कारोबार चलता है। कहने का अभिप्राय है, आज की लड़कियों की उस बनावटी और दिखावटी जीवन शैली पर व्यंग्य किया है कि वो अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए कोई से भी प्रयास करने से पीछे नहीं हटती, सौंदर्य प्रसाधनों का अत्यधिक उपयोग करती है। तो प्रेमा कहती है, अरे मैंने तो पहले ही कहा था, एंट्रेंस ही पास करा देते, यानी 10th क्लास पास करा देते, लड़की अपने हाथ रहती और इतनी परेशानी न उठानी पड़ती। पर तुम तो मतलब पत्नी आक्षेप कर रही है पति के ऊपर कि तुमने तो उसको उच्च शिक्षा दिलवाई वो गलत किया। अगर ये 10वीं पास होती तो अपने कहे अनुसार चलती, परंतु उच्च शिक्षा ने क्या किया, इसका दिमाग खराब कर दिया, इसलिए ये हमारे कहे अनुसार नहीं चल रही है। मतलब क्या कहना चाहती है प्रेमा कि स्त्री को ज़्यादा शिक्षा नहीं दिलवानी चाहिए। रामस्वरूप बात काट करके कहता है, चुप चुप, दरवाजे में झांकते हुए, तुम्हें कतई अपनी जबान पर काबू नहीं है। कल ही ये बता दिया था कि उन सब लोगों के सामने जिक्र और ढंग से होगा, मतलब उनके सामने सच्चाई नहीं बताई जाएगी, सच्चाई से उनको अवगत नहीं करवाया जाएगा। मगर तुम तो अभी से सब कुछ उगले देती हो, उनके आने तक तो न जाने क्या हाल करोगी। तो प्रेमा कहती है, अच्छा बाबा मैं ना बोलूँगी, जैसी तुम्हारी मर्जी हो करना, बस मुझे तो मेरा काम बता दो। रामस्वरूप, तो उमा को जैसे भी हो तैयार कर लो, न सही पाउडर वैसे भी कौन सी बुरी है, पान लेकर भेज देना उसे, और नाश्ता तो तैयार है ना। अब आने वाले के लिए नाश्ते वगैरह की व्यवस्था की बात यहाँ पर आ रही है। रतन इतनी देर में आ जाता है। आ गया रतन, इधर ला, इधर बाजा नीचे रख दे, चद्दर खोल, पकड़ तो जरा उधर से। प्रेमा, नाश्ता तो तैयार है, मिठाई तो वे लोग ज़्यादा खाएंगे नहीं, कुछ नमकीन चीज़ें बना दी हैं, फल रखे हैं ही, चाय तैयार है और टोस्ट भी तैयार है, मगर हाँ मक्खन तो आया ही नहीं। अब सारी व्यवस्थाएं हो गई लेकिन मक्खन की कमी रह गई। तो रामस्वरूप कहते हैं, क्या कहा, मक्खन नहीं आया? तुम्हें भी किस वक्त याद आई है? जानती हो कि मक्खन वाले की दुकान दूर है, पर तुम्हें तो ठीक वक्त पर कोई बात सूझती ही नहीं। अब बताओ, रतन मक्खन लाए कि यहाँ काम करे? दफ्तर के चपरासी से कहा था आने के लिए, 100 नखरों के मारे। अच्छा बाबा मैं ना बोलूँगी, जैसे तुम्हारी मर्जी हो करना, बस मुझे तो मेरा काम बता दो। तो रामस्वरूप कहते हैं, तो उमा को जैसे भी हो तैयार कर लो, ना सही पाउडर वैसे भी कौन सी बुरी है, पान लेकर भेज देना उसे, और नाश्ता तो तैयार है ना। रतन का आना आ गया। रतन, इधर ला, इधर बाजा नीचे रख दे, चद्दर खोल, पकड़ तो जरा उधर से। फिर चद्दर बिछाते हैं। प्रेमा, नाश्ता तो तैयार है, मिठाई तो वो लोग ज़्यादा खाएंगे नहीं, कुछ नमकीन चीज़ें बना दी है, फल रखे हैं ही, चाय तैयार है और टोस्ट भी है, मगर हाँ मक्खन तो आया ही नहीं। तब रामस्वरूप कहते हैं, क्या कहा, मक्खन नहीं आया? तुम्हें भी किस वक्त याद आई है? जानती हो कि मक्खन वाले की दुकान दूर है, पर तुम्हें तो ठीक वक्त पर कोई बात सूझती ही नहीं। अब बताओ, रतन मक्खन लाए कि यहाँ का काम करे? दफ्तर के चपरासी से कहा था आने के लिए, 100 नखरों के मारे। प्रेमा, यहाँ का काम कौन सा ज़्यादा है, कमरा तो सब ठीक ठाक है ही, बाजा सितार आ ही गया, नाश्ता यहाँ बराबर वाले कमरे में ट्रे में रखा हुआ है, सो तुम्हें पकड़ा दूंगी, एक आध चीज़ खुद ले आना, इतनी देर में रतन मक्खन ले ही आएगा, 2 ही तो आदमी हैं। मतलब यहाँ पर देखिए सब व्यवस्थाएं बिठाने में लगे हुए हैं कि आने पर क्या क्या किस तरह से किया जाएगा। तब रामस्वरूप कहते हैं, हाँ एक तो बाबू गोपाल प्रसाद हैं और दूसरा खुद लड़का है। देखो उमा से कह देना कि जरा करीने से आया, करीने से अर्थात तरीके से, ये लोग जरा ऐसे ही हैं। ऐसे ही कहने का मतलब है परंपरावादी, रूढ़ीवादी, दकियानूसी।
और रामस्वरूप कहते हैं जो थोड़े स्वतंत्र विचारधारा के हैं, इसलिए समर्थक हैं, उनको गुस्सा तो आता है, तो वो कहते हैं कि गुस्सा तो मुझे बहुत आता है इनके दकियानुसी ख्यालों पर। खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर लड़की चाहते हैं ऐसी कि ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो। तो प्रेमा कहती है और लड़का तो रामस्वरूप कहते हैं बताया तो था तुम्हें बाप शेर है तो लड़का सवा शेर है। बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है और तालीम का दूसरा है। तालीम है ना शिक्षा। क्या करूं, मजबूरी है, मतलब है अपना, वरना इन लड़कों और इनके बापों को ऐसी कोरी कोरी सुनाता कि ये भी याद रखते। यहाँ पर देखिए रामस्वरूप का ऐसे परंपरावादी दकियानुसी विचारधारा वाले, स्त्री शिक्षा के विरोधी और सामाजिकता में दिखावा करके प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाले लोगों के ऊपर क्रोध का भाव, व्यंग्य का भाव है। रतन जो अब तक दरवाजे के पास चुपचाप खड़ा हुआ था, जल्दी जल्दी बाबूजी बाबूजी। रामस्वरूप क्या है? रतन कोई आते हैं। तो रामस्वरूप दरवाजे से बाहर झांककर जल्दी मुंह अंदर करते हुए, अरे ए प्रेमा, वे आ भी गए। नौकर पर नजर पड़ती, अरे तू यहीं खड़ा है बेवकूफ़, गया नहीं मक्खन लाने? सब चौपट कर दिया। अबे उधर से नहीं, अंदर के दरवाजे से जा। नौकर अंदर आता है और तुम जल्दी करो प्रेमा, उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी। प्रेमा जल्दी से अंदर की तरफ आती है, उसकी धोती पर जमीन पर रखे हुए बाजे से अटक जाती है। प्रेमा ये बाजा वो नीचे रख गया है कमबख्त। रामस्वरूप तुम जाओ, मैं रखे देता हूँ जल्दी से। प्रेमा जाती है, बाबू रामस्वरूप बाजा उठा कर रखते हैं, किवाड़ों पर दस्तक होती है और इस प्रकार से गोपाल प्रसाद का आगमन होता है। बाकी बाद में। धन्यवाद।